आज का टॉपिक रहेगा आपका रेशियो एंड प्रपोर्शंस। पार्ट नंबर 6 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। तो प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 1:2 and that of their expenditure is 2:3. If 80% of B's income is equal to the income of A, then what is the ratio of the savings of A and B? ए और बी की आय का अनुपात 1:2 है, उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। अगर बी के खर्च का 80% ए की इनकम के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात आप लोगों को यहाँ पर बताना है। देखो, सबसे स्टार्टिंग में जो आप लोगों को यहाँ पर दे रखा, ये दे रखा इनकम के बारे में। और किसकी इनकम के बारे में दे रखा है यहाँ पर? ए की और बी की। ए और बी की इनकम का अनुपात दे रखा है 1:2। अगर इसके एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा 2:3। देन इसके बाद बोल रहा है कि 80% ऑफ बी एक्सपेंडिचर। 80% का मतलब होता है 4/5। बी का एक्सपेंडिचर कितना है? यहाँ पर 3 यूनिट है, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑफ बी और कितना है? 3 यूनिट है। और किसके बराबर है? ए की इनकम के बराबर है। तो इनकम ऑफ ए कितनी है यहाँ पर? तो इनकम ऑफ ए यहाँ पर कितनी है? 1 है, तो इसके बराबर है। तो यहां से मैं कह दूंगा कि इनकम ऑफ ए और डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर ऑफ बी इक्वल टू, ये कितना आएगा? 3 चौक 12/5 आपका यहाँ पे निकल कर आएगा। यानी कि इनकम ऑफ ए और डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर ऑफ बी 12/5 आपका निकल कर आएगा। तो इनकम ऑफ ए में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 12 की मल्टीप्लाई। जब 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई होगी। एक्सपेंडिचर ऑफ बी में कितने की मल्टीप्लाई? 5 की। तो पूरे रेशियो में 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना। अब आपको ये पता है कि जो इनकम होती है आप लोगों की, इनकम क्या होती है आपकी? इनकम बराबर होती है आपकी एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग्स होती है। अगर यहां से मैं कहूं कि सेविंग्स निकालकर आप लोगों को बतानी है तो सेविंग्स हो जाएगी आप लोगों की कितनी? इनकम में से आपका एक्सपेंडिचर यहां पर माइनस हो जाएगा तो आपकी सेविंग निकल कर आएगी। इनकम कितनी है कि 12 की गुणा 1 में करूंगा 12, और एक्सपेंडिचर कितनी है कि 5 गुणा 2 10। 12 में से 10 गया तो 2 आ जाएगा। 12 दूनी 24, 24 में से 15 गया तो 9 आ जाएगा। तो यानी कि सेविंग्स का जो रेशियो निकल कर आ जाएगा ए और बी की, ये 2:9 निकल कर आएगा। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। MTS 2020 और 21 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से ही आप लोगों को इसको करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पे समझते हैं कि ए पर्सन वॉज स्टैंडिंग ऑन ए रोड नियर ए मॉल। ही वॉज 1425 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल एंड एबल टू सी द टॉप ऑफ द मॉल from the road in such a way that the top of a tree which is in between him the mall was exactly in line of sight with the top of the mall. The tree height is 10 meter and it is 30 meter away from him. How tall in meter is the mall? सवाल में बोल रहा है कि एक मॉल है और मॉल से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। व्यक्ति जब मॉल के टॉप पर देखता है, यानी कि मॉल की चोटी पर देखता है, तो उसके बीच में एक पेड़ आता है और पेड़ की चोटी से देखते हुए मॉल की चोटी पे सीधा व्यू बन रहा है। कह रहा है कि व्यक्ति से मॉल की दूरी 1425 मीटर है और उन्हीं के बीच में पेड़ है, और पेड़ है व्यक्ति से 30 मीटर दूर। यानी कि कुछ इस तरीके से चित्र आप लोगों का बन रहा है। ये आप लोगों को नाम दे दिया मैंने AB, ये दे दिया मैंने CD और ये दे दिया मैंने E। जहां पर ए बी तो है आप लोगों का, यहां पर ये मॉल है। अगर CD की बात करें तो ये आपका ट्री है। अगर पॉइंट E की बात करें तो यहां पे वो व्यक्ति खड़ा है। ठीक है ना, यहां पर वो व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है ना। अब E पॉइंट से इसने देखा, C के ऊपर से देखते हुए A पे मॉल की चोटी पे देख रहा है। तो C क्या है? पेड़ की चोटी। अब यहां पर ये बोल रहा है कि E और B के बीच की डिस्टेंस है 1425। E और B क्या है? व्यक्ति से मॉल के बीच की दूरी। E से D के बीच की दूरी 30 मीटर, यानी कि व्यक्ति से पेड़ की दूरी, और पेड़ है 10 मीटर ऊंचा। ठीक है ना। अब देखो यहां से मैं क्या लगाऊंगा? यहां से मैं 10 लगाऊंगा। 10 देखो, 10 थीटा। अगर इसको थीटा मान लूं तो कितना हो जाएगा? एंगल EC और D में 10 थीटा हो जाएगा 10/30। क्लियर है। और एंगल EAB में
tan थीटा कितना हो जाएगा, h बाई 1425। इस 0 से 0 कटेगा, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 पंजे 15, यानी जो h की वैल्यू यहां पर निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 475 मीटर। यानी h क्या था, मोल की हाइट, तो मोल की हाइट निकल कर आएगी 475 मीटर। यही होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम थर्ड को यहां पे समझते हैं कि 7 years ago the ratio of the ages of A and B was 4:5. After 8 years hence the ratio of the ages of A and B will be 9:10. What is the sum of their present ages in years? कह रहे कि 7 साल पहले A और B की उम्र का रेशियो आप लोगों को दे रखा है। किसकी, A की और B की। कब दे रखा, 7 years ago। 7 years ago आप लोगों को यहां पर A और B की उम्र का रेशियो दे रखा 4:5। आप कह रहे हैं कि 8 साल के बाद इनकी उम्र का अनुपात 9:10 है। 8 years later इनकी उम्र का जो रेशियो है वो 9:10 है। कितना है, 9:10 है। क्लियर है। अब यहां ये पूछ रहा है कि इनकी प्रेजेंट उम्र का सम आप लोगों को यहां पे बताना है। ठीक है ना, सम बताना है। देखो ध्यान से आप लोगों को समझना है। अगर 7 years ago इसकी उम्र में 4x और 5x मान लो, 7 साल पहले, तो 4x डिवाइड बाई 5x। अब कह रहा है कि अब से, यानी कि प्रेजेंट उम्र से 7 साल पहले की उम्र 4x 5x थी और प्रेजेंट उम्र से 8 साल बाद की उम्र 9 और 10 के अनुपात में है। तो यानी कि 7 और 8 दोनों के बीच का गैप कितना आ गया, 15। अगर 4x में 15 ऐड कर दूंगा और 5x में 15 ऐड कर दूंगा तो ये अब से 8 साल बाद की उम्र निकल जाएगी, जिसका अनुपात आपको 9/10 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की गुणा 4x में तो 40x, 10 की गुणा 15 में 150, 9 की गुणा 5 में तो 45x और 9 की गुणा 15 में तो 135 आ जाएगा। x वाले टर्म एक तरफ, यानी कि 5x आ जाएगा। 150 में से 135 जाएगा तो आपका 15 आएगा। 5 से 15 3 बार, यानी कि x बराबर आपका 3 निकल कर आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहां से मैं 7 साल पहले की उम्र निकाल दूंगा। 7 years ago की उम्र ये कितनी आ जाएगी, 4 थी 12 साल आ जाएगी, और ये कितनी आएगी, 5 थी 15 साल आ जाएगी। 7 साल पहले। तो प्रेजेंट उम्र का सम कितना आएगा, तो A की भी भाई कितनी बढ़ जाएगी, 7 साल, 12 7 19, और B की भी कितनी हो जाएगी, 15 7 22 हो जाएगी, और दोनों को ऐड कर दूंगा तो 41 ईयर्स आ जाएगा। यानी कि दोनों की वर्तमान उम्र का जो सम निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 41 ईयर्स। यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को यहां पे हम लोग समझते हैं, इसको देख लेते हैं। A, B and C started a business by investing 13,750 rupees, 16,250 rupees and 18,750 rupees respectively. If B's share in the profit earned by them is 5,200, what is the total profit earned by them together? A, B, C एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं और कर्म से 13,750, 16,250, 18,750 रुपए लगाते हैं। प्रॉफिट में बी का हिस्सा 5200 रुपए है। तो टोटल प्रॉफिट आप लोगों को बताना है कि कितना होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है आपका, तो प्रॉफिट बराबर होता है आपका इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी कि जितना पैसा जितने समय के लिए आप लोग इन्वेस्ट करोगे उसी के हिसाब से आप लोगों को प्रॉफिट मिलता है। टाइम के बारे में यहाँ पे कोई जानकारी नहीं कि टाइम हर जगह सेम है। अगर टाइम सेम है तो यहां से आप लोग कह दोगे कि जो भी प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट बराबर हो जाएगा आप लोगों का इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर ए का, बी का और सी का इन्वेस्टमेंट आप लोगों को दे रखा है। जो इन्वेस्टमेंट है वही आपका प्रॉफिट है। तो कितना ए का इन्वेस्टमेंट है, 13,750, बी का है 16,250 और सी का है 18,750। हर जगह से 0 0 एलिमिनेट हो गया। 5 से कट करूंगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 बजे 25, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 5 3 15, 5 7 35, 5 बजे 25। 25 से अगर इसको कट करूंगा, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 3 75, 25 से कम 25, 25 5 125, यानी कि प्रॉफिट का रेशियो आएगा 11:13:15। ठीक है। यहां पर बी का हिस्सा दे रखा कितना है, 5200 रुपये, यानी कि इस 13 यूनिट की जो वैल्यू है वो 50 to 100 रुपीज दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों की, 400। तो यहां से मैं निकाल दूंगा टोटल प्रॉफिट। यहां से हम लोग टोटल प्रॉफिट निकालेंगे
तो 11 और 13 24 और 15 कितना है 39 यूनिट है और 1 यूनिट 400 के बराबर है। तो आपका 00, 4 नम 36, 3 बचेगा, 4 × 12 और 3 15, यानी कि टोटल जो प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आप लोग आएगा वो 15,600 रुपये आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहाँ पे समझते हैं कि S is 20% more than T, T is 10% less than U. What is the ratio of S to U? S और U का रेशियो आप लोगों को बताना है। देखिएगा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। यहां पर दे दिया S और T के बारे में, कह रहा है कि S is 20% more than T। अगर T आप लोगों का 5 यूनिट है तो S कितना होगा, 5 पर 1 ज्यादा यानी कि S 6 हो जाएगा। S और T का रेशियो 6:5 निकल कर आएगा। इसके बाद आपको दे रखा T और U के बारे में। T is 10% लेस देन U। अगर U आप लोगों का 10 है तो 10 पर 1 कम यानी कि T कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा आपका। ठीक है ना? चलिए अब आपको क्या निकालना है, S और U का रेशियो आप लोगों को निकालना है। ठीक है ना? तो यहां से हम लोग कंबाइंड रेशियो निकाल देंगे, S अनुपात T अनुपात U। कितना निकल जाएगा, 6 निम 54 आपका निकल कर आएगा। ये कितना आएगा, 5 नम 45 आपका आ जाएगा और ये कितना आएगा, 5 धाम 50 आएगा। तो यहां से अगर मैं S और U के बारे में बात करूं तो ये निकल कर आएगा आपका 54:50। इसको हम लोग 2 से कट भी कर देंगे, 27:25। तो S और U का जो रेशियो निकल कर आएगा 27:25, दैट मीन्स A इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 को यहां पे समझते हैं कि व्हाट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स 55, 23, 43 एंड 19 सो दैट द न्यू वैल्यूज इन प्रोपोर्शन। ठीक है ना? ऐसा कौन सा नंबर है जो इनमें से घटा दिए जाए, 55, 23, 43, 19 में से, और संख्या आपकी प्रोपोर्शन में निकल कर आ जाए। अगर उस वैल्यू को मैं मान लूं कि x है, उस वैल्यू को हमने एज्यूम करा कि x है। क्लियर है? जो मुझे निकालना है, यानी 55 में से x को माइनस करूंगा और डिवाइड बाय 23 माइनस x। क्यों लिख रहा हूं इस तरीके से? क्योंकि सभी वैल्यू आपकी प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। इक्वल टू 43 में से x माइनस करूंगा और डिवाइड बाय 19 माइनस x। अब जाकर ये वैल्यू प्रोपोर्शन में आएगी। अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यहां पर अप्लाई करूंगा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या बोलता है, मैं साइड में बता देता हूं कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या होता है। अगर a/b बराबर c/d है तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाऊंगा तो a में एक बार जोड़ दूंगा b को और a में से घटा दूंगा b को। इसी तरफ c में जोड़ दूंगा d को और c में से घटा दूंगा d को। तो ये होता है आपका कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। तो यहां पे लगाऊंगा 55 माइनस x में जोड़ दूंगा 23 माइनस x और एक बार घटा दूंगा। 55 माइनस x में से माइनस करूंगा 23 और इधर माइनस करूंगा तो प्लस का x आएगा, इक्वल टू 43 माइनस x में से माइनस करूंगा 19, प्लस करूंगा 19 माइनस x और एक बार माइनस करूंगा 43 माइनस x माइनस 19 और प्लस का x। देखो 55 और 23 कितना होता है आप लोगों का, 55 और 23 कितना होता है आपका 78 और माइनस का 2x डिवाइड बाई इस x से x जाएगा। 55 में से अगर आप लोगों का 23 यहां पर जाएगा तो ये आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, 32 आएगा, इक्वल टू 43 और 19 कितना होता है आप लोगों का, यानी कि ये होता है आपका 62 माइनस का 2x डिवाइड बाई x से x जाएगा। 43 में से अगर आपका यहाँ पर 19 जाएगा तो 24 बचेगा। अब 4 × 8 = 32 और 4 × 6 = 24। अब 2 से 4 बार, 2 से 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की गुणा 78 माइनस 2x, 78 इंटू 3 कितना होता है, तो ये होता है 7 × 21, 8 × 24, 234 माइनस 2x इंटू 3 यानी कि 6x इक्वल टू 4 की गुणा 62 में तो 6 × 24, 2 × 8, 248 माइनस 4 इंटू 2x यानी कि 8x। इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो प्लस का 2x आएगा और 248 में से अगर 234 को माइनस करूंगा तो 14 आएगा, यानी x की वैल्यू आप लोगों की 7 निकल कर आएगी। कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या आएगा, 7 आएगा। मैंने यही माना था कि जो वैल्यू है वो x है, अगर x घटाऊंगा तो संख्या प्रोपोर्शन में आएगी और x निकल कर आया आपका 7, तो 7 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहां पे समझते हैं। ए पर्सन हैज सम कॉइन्स ऑफ 10 रुपीज, 5 रुपीज एंड 2 रुपीज डिनोमिनेशन
एक आदमी के पास 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए के सिक्के हैं। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ 10 रुपीज एंड 5 रुपीज कॉइन्स and the number of 5 rupees and 2 rupees coins and the number of 2 rupees and 10 rupees coin is 3:4:2. कितना है? 3:4:2 है respectively. What could be the minimum amount of money this person has? एक व्यक्ति के पास 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए के सिक्के हैं। उनके पास 10 रुपए और 5 रुपए के सिक्के का गुणनफल, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के का गुणनफल और 2 रुपए 10 रुपए के सिक्के के गुणनफल का अनुपात 3, 4 और 2 है। तो बताना है उस व्यक्ति के पास मिनिमम कितना पैसा है। उस व्यक्ति के पास बताना है कि मिनिमम कितना पैसा है। ठीक है ना। देखो बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। व्यक्ति के पास है 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का है और 2 रुपए का है। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए। इसके बाद बोल रहा है कि इनका प्रोडक्ट 10 रुपए और 5 रुपए के सिक्का, 10 रुपए के सिक्के का और 5 रुपए के सिक्के का जो प्रोडक्ट है, इसके बाद 5 रुपए के सिक्के का और 2 रुपए के सिक्के का, इसके बाद 2 रुपए के सिक्के का और 10 रुपए के सिक्के का जो प्रोडक्ट है वो अनुपात कितना दे दिया? 3:4:2। मिनिमम अमाउंट आप लोगों को यहां पर बताना है। अब देखो बात को बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। ठीक है, बात को आपको बड़े ध्यान से यहां पे समझना है। ठीक है ना। अगर इसमें मैं कर दूं मल्टीप्लाइड बाई 6 इस रेशो में, तो ये कितना आएगा? 3x6, ये आएगा 4x6, ये आएगा 2x6। इस 3x6 को मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिख दूंगा 3x6 एज इट इज इस टू। इस 4x6 को मैं क्या लिख दूंगा? इसको लिख दूंगा मैं 6x4 इस टू। और इसको मैं क्या लिख दूंगा? इसको मैं लिख दूंगा 4x3। क्यों लिखा? देखो इसका मतलब 10 रुपए के कॉइन्स कितने हैं? 3 है। 5 रुपए के कॉइन्स कितने हैं? 6 है। फिर यहाँ पे 5 रुपए के कॉइन्स है, भी 6 आ जाएंगे। 2 रुपए के कॉइन्स कितने हैं? 4 है। यहाँ पर 2 रुपए कॉइन्स कितने हैं? 4। और 10 के कितने आने चाहिए? शुरुआत में 3 थे, 3 आने चाहिए। तो यानी कि बात बन गई, हमारी बात बन गई है। इससे मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है ना। तो मिनिमम अमाउंट आप लोगों को बताना है, तो मिनिमम अमाउंट हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे। मिनिमम अमाउंट हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे। जो 10 रुपए के कॉइन है वो 3 है प्लस का 10 रुपए के कितने कॉइन है? यहाँ पे 3 कॉइन्स है। 10 रुपीज इंटू 3। इसके बाद 10 रुपीज इंटू 3, इसके बाद प्लस जो 5 रुपीज के कॉइन्स है वो आपके 6 है, और प्लस जो 2 रुपीज के कॉइन्स है वो आप लोगों के 4 है। तो यहाँ पे 10 गुणा 3 30, 5 छंग 30, 30 30 60, 4 दूनी 8 68, यानी कि टोटल मिनिमम अमाउंट कितना आ गया? यहाँ पर 68 रुपीज आ गया। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। MTS 2021 के एग्जाम में सवाल आया हुआ है। ठीक है, बढ़ जाओ आगे। चलो अगले क्वेश्चन को करते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहाँ पे समझते हैं। 5 किलोग्राम ऑफ 18 रुपीज पर किलोग्राम wheat is mixed with 2 kilogram of another type of wheat to get a mixture costing 20 rupees per kilogram. Find the price of the costlier wheat. यानी कि जो महंगे वाला व्हीट है उसका प्राइस आप लोगों को यहां पर बताना है। 5 किलो को 18 रुपए के हिसाब से और 2 किलो को कुछ दूसरे वाले पैसे के हिसाब से। wheat is mixed with 2 kilo of another wheat of another type of wheat to get a mixture costing 20 rupees per kilogram। ठीक है ना। और इसको कितने बेचा जा रहा है? इसको 20 रुपए के हिसाब से बेचा जा रहा है। कितने के हिसाब से? 20 रुपए के हिसाब से बेचा जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो कॉस्टलियर व्हीट है पर किलोग्राम उसकी कीमत कितनी होगी, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। अब देखो एक जो व्हीट है एक टाइप का वो है 18 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से और 5 किलो है, यानी कि 18 पंजे 90, ये 90 का आ गया। दूसरा जो व्हीट है उसकी कीमत हमें मान लो कि x है इनटू, और 2 किलो व्हीट है यानी कि 2x का ये आ गया 2x रुपीज, और मिक्सचर को 20 रुपीज के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे आएगा आपका 90। इसको सीधा ही मैं इस तरीके से लिख देता हूं, इस तरीके से 18 + 5 + x इंटू 2 और इक्वल टू टोटल 7 किलो है, 5 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, और कितने की कीमत है? 20 रुपए के हिसाब से। तो यानी कि 2x = 140 - 90, तो 2x = 50 आएगा और x की वैल्यू आप लोगों की आएगी 25 रुपीज पर किलोग्राम। यानी कि जो महंगे वाला व्हीट है उसकी जो कीमत है वो 25 रुपीज पर किलोग्राम के बराबर है।
तो इस तरीके से बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को यहां पे समझते हैं। ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड अमंग P, Q and R in the ratio 7:9:4. If P gets 1500 rupees more than R, then find the difference between the shares of P and Q. यानी कि यहां पर बोल रहा है कि एक अमाउंट को P, Q, R में 7:9:4 के अनुपात में बांटा जाता है। अगर P को R से 1500 रुपए ज्यादा मिलते हैं तो P और Q के बीच का डिफरेंस आप लोगों को बताना है। तो P, Q, R का जो रेशो है 7:9:4 है। P को R से कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, यानी कि 3 यूनिट ज्यादा मिल रहे हैं, और इस 3 यूनिट की वैल्यू जो आप लोगों को दे रखी है 1500 रुपीज दे रखी है। 3 से 1500 गया 500 टाइम्स, यानी कि 1 यूनिट 500 के बराबर। तो P और Q के बीच का डिफरेंस आप लोगों को बताना कितना हो जाएगा। यहाँ पर 2 यूनिट है और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 500 रुपए है। तो जो आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर 1000 रुपए निकल कर आएगा। आंसर जो आप लोगों का निकल कर आएगा 1000 रुपीज निकल कर आएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 10 को यहां पे समझते हैं। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 11:13 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 9:11. इफ बोथ ऑफ देम मैनेज टू सेव 4000 रुपीज पर मंथ, देन फाइंड द डिफरेंस इन देयर इनकम। ए और बी के मंथली इनकम का अनुपात दे दिया 11:13, इनके खर्चे का अनुपात 9:11, दोनों 4000 रुपए बचाते हैं, तो इनकी इनकम के बीच का अंतर आप लोगों को बताना है। तो देखो यहां पर इनकम के बारे में क्या जानकारी हमें दे रखी है। इनकम का रेशो दे रखा किसका, ए का और बी का, कितना है 11:13 है। और एक्सपेंडिचर के बारे में क्या जानकारी है यहाँ पर, तो एक्सपेंडिचर का भी रेशो दे रखा 9:11 है। इसके बाद यहां पर सेविंग्स के बारे में जानकारी हमें दे रखी है कि ए की सेविंग कितनी है 4000 रुपए है और बी की सेविंग कितनी है 4000 रुपए है। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई 11 × 11 121 और 13 निम्मा 117, 121 और 117 के बीच का डिफरेंस है 4 यूनिट। तो इस 4 यूनिट की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। 9 × 4000 36000, 11 × 4000 44000, 36 और 44000 के बीच का अंतर है, यानी कि 8000 रुपए। ठीक है ना? तो 4 यूनिट से 8000 जाएगा 2000 बार, तो 1 यूनिट 2000 के बराबर। तो इनके इनकम के बीच का डिफरेंस कितना, 11 और 13 यूनिट के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, तो आप कहोगे सर डिफरेंस आ गया 2 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 2000 रुपीज। तो आंसर आप लोगों का निकल कर आएगा 4000 रुपीज। कितना आ जाएगा, 4000 रुपीज। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 11 को यहां पे समझते हैं। द मीन प्रपोर्शन ऑफ 169 एंड 144। देखो मीन प्रपोर्शनल जब निकालते हैं तो दोनों संख्या का प्रोडक्ट और स्क्वायर रूट के अंदर 169 × 144। तो 169 में से 13 बार, 144 में से 12 बार, 13 × 12 होता है 156। तो आंसर आएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं। प्रॉब्लम 12 को यहां पे समझते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज respectively 3:4. If the number of boys is increased by 10% and the number of girls is increased by 15%, then the number of boys and the number of girls are in the ratio. स्टार्टिंग में बॉयज का और गर्ल्स का जो रेशियो आपको यहां पर दे रखा है वो दे रखा आप लोगों को 3:4। ठीक है ना? अगर इस रेशियो में मैं 10 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 30:40 बनेगा। अब ये कह रहा है कि अगर बॉयज को 10% बढ़ा दिया जाए 10%, तो 30 का 10% कितना होता है, 3 होता है, यानी कि 33 आप लोगों का यहां पर बन जाएगा। और अगर गर्ल्स को 15% इंक्रीज कर दिया जाए तो 40 का 15% होता है 6, तो 40 में 6 बढ़ाऊंगा तो 46 हो जाएगा। तो न्यू रेशियो आप लोगों को बताना है, तो 33:40 होगा। या इस बात को आप ऐसे भी लिख देंगे 33/46, दोनों एक ही बात है। तो इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर कर लोगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 13 को यहां पे देखते हैं कि इफ P is to Q equal to 4:5, Q is to R equal to 3:4 एंड R is to S equal to 2:5, P is to S की वैल्यू आपको बतानी है। देखो P is to Q की वैल्यू दे दी आप लोगों को 4:5, इसके बाद Q is to R की वैल्यू दे दी आप लोगों को 3:4, इसके बाद R is to S की वैल्यू दे दी आप लोगों को 2:5।
तो पी और एस बताना, नहीं पहला और आखिरी वाला रेशियो बताना। पी और एस कैसे निकलेगा, इन सब की मल्टीप्लाई। 4 × 12, 12 दूनी 24, 5 चौक 20 और 20 पंजे कितना होता है 100 होता है। तो 24:100। 4 से इसको कट कर दूंगा, 4 से कितना, 4 × 6 24 और 4 से जाएगा 25 बार, यानी कि 6:25 आएगा। तो इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर कर लोगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 14 को समझते हैं कि 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3:5. 2 times their sum is 44. Find the ratio in the number obtained by subtracting 3 from the cube of the each number. कह रहा है कि 4 संख्याओं का अनुपात 1:2:3:5 है। इनके सम का 2 गुना 44 है। 2 times their sum is 44. इनके सम का 2 गुना 44 है। और जो संख्या आती है उसके क्यूब में से अगर 3 घटा दिया जाए तो उसके बाद रेशो आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। अगर इन नंबर को पहले को मान लूं 1x, दूसरे को मान लूं 2x, तीसरे को 3x और चौथे को 5x, तो अगर इन सब का मैं सम करूंगा तो 1x प्लस का 2x प्लस का 3x और प्लस का 5x, इसका डबल कर दूंगा और ये कितना है आपका 44 है। तो 2 से 44 22 टाइम्स कटेगा। 1 और 2 3 3 6 और 6 5 11, यानी कि 11x = 22। 11 से 22 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि x = 2 आप लोगों का यहां पर आएगा। ठीक है, तो संख्या क्या आ जाएगी, पहली थी आपकी 1x, तो पहला कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, दूसरा 2 दूनी 4, तीसरा 2 3 6 और चौथा 5 दूनी 10 आ जाएगा। ये आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है ना। अब कह रहा है कि इनका क्यूब करना, तो 2 का क्यूब और -3 करना है इस 2, 4 का क्यूब और -3 करना है इस 2, 6 का क्यूब और -3 करना है इस 2 और 10 का क्यूब और -3 करना है। 2 का क्यूब 8, 8 में से 3 गया तो 5 आएगा। 4 का क्यूब 64, 64 में से 3 गया तो 61 आएगा। 6 का क्यूब 216 में से 3 गया तो 213 आएगा। 10 का क्यूब 1000, 1000 में 3 गया तो 997 आएगा। तो ये आप लोगों का फाइनल रेशो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, फाइनल रेशो। और ये कितना आएगा 5:61:213:997। दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, कर लोगे इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 15 को समझते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 वेराइटीज ऑफ टी 300 and 375 respectively. If both the varieties of tea are mixed together in the ratio 3:2, then what should be the price of the mixed variety of tea per kg? टी की 2 वैरायटी है 300 और 375 के हिसाब से, दोनों को 3 और 2 के अनुपात में मिक्स कर दिया जाता है। तो मिक्स वैरायटी का पर किलोग्राम मूल्य बताना है कि कितना होगा। तो 300 में 3 की गुणा करूंगा, 300 गुणा 3 और प्लस 375 में गुणा करूंगा 2 की, और डिवाइड 3 और 2 कितना होता है 5 होता है। तो आपका निकल कर आएगा 300 गुणा 3 यानी कि 900 आएगा, प्लस 375 गुणा 2 यानी कि 750 डिवाइड बाई 5 यानी 900 और प्लस 750 यानी 1650/5, 5 × 15, 5 × 15 यानी कि और एक 0 आ जाएगी, यानी कितना निकल कर आएगा 330 रुपीज पर किलोग्राम। तो इस तरीके से आंसर जो आप लोगों का निकल कर आएगा 330 रुपीज पर किलोग्राम। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।